नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी कि हम कक्षा 10वीं के जो गणित विषय के पेपर की जो तैयारी के लिए हम लास्ट ईयर्स के जो बोर्ड के जो पेपर हैं उनको हल करते हुए हमारा जो अधिकतम जो सिलेबस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लेकर के आया हूं माध्यमिक जो परीक्षा 2018 का जो पेपर है। सबसे पहले उस पेपर को हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि जब भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पार्ट ए की 2018 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें हम पार्ट ए की बात करने वाले हैं। पार्ट ए में आपको एक एक नंबर के 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहां पर छोटे छोटे प्रश्न होंगे, तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को हम समझने की और हल करने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका यहां पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें एकाधिकन पूर्वेण विधि का जो प्रयोग करते हुए, जो कि एक वैदिक विधि है, एकाधिकन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए इन दोनों संख्याओं को हमें यहां पर गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैदिक जो गणित है, कक्षा 10 की जो वैदिक गणित है उसके लिए मैंने काफी सारे वीडियो मेरे चैनल पर बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाकर के 10-12 वीडियो मैंने उस संबंध में डाल दिए हैं। बिल्कुल हमने वहां पर बेसिक से जो वैदिक गणित की जो बेसिक है वहां से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है उनको, और 10-12 वीडियो में अब तक हम गुणा वाले जो हमारी जो वैदिक विधियां हैं उनको वहां पर हम सीख रहे हैं। तो आप वहां से जाकर के वैदिक जो गणित है उनकी जो बेसिक विधियां हैं उनको सीख सकते हैं। मैं 1 या 2 दिन में वहां पर वीडियो डालता रहता हूं। तो यहां पर हमें एकाधिकन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करने के लिए 2 कंडीशन हमें जरूरी होती है। पहली जो कंडीशन है, इकाई अंक या जो चरम अंक होते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है वही हम यहां पर इस विधि में चरम अंक उसको हम कहते हैं। तो चरम अंकों का जो योग है वो हमारा इस विधि के लिए वो योग जो हमारा 1 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, या 100 या 1000 या 10 की किसी घात के रूप में जो उन चरम अंकों का योग होना चाहिए, तो हम इस विधि का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। साथ में जो दूसरी जो इसकी जो शर्त है इस विधि को काम में लेने के लिए कि जो निखिल अंक है, अब निखिल अंक की अगर हम बात करें तो जो इकाई अंक के अलावा जो अंक होंगे हमारे वो निखिल अंक कहलाएंगे। तो यहां पर जो निखिल अंक है वो समान होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर दोनों संख्याओं में 31 और 31, तो दोनों जो निखिल अंक है वो समान है। तो यहां पर ये जो संख्या है दोनों शर्तों को यहां पर पूरा करती है। तो हम यहां पर इस विधि को लगा सकते हैं। अब लगाने के बाद में हमें इस विधि का सूत्र हमें याद होना चाहिए। सूत्र मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है। जो सूत्र है हमें 2 पक्षों में लगाना है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। अब देखिए वाम पक्ष में आपको क्या लिखना है, एक जो स्लेश है उससे आपको 2 पक्ष यहां पर डिवाइड करके बना देने हैं, 2 खंड। अब यहां पर जो हमारा वाम पक्ष है उसमें हमें क्या लिखना है, यहां पर मैंने लिखा हुआ निखिल अंक गुणा उसका एकाधिक हमें यहां करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, देखिए निखिल अंक आपका 31 है, ये निखिल अंक आपका 31 है और उसका एकाधिक, किसी संख्या का अगर हमें एकाधिक करना होता है तो उस संख्या में हमें 1 जोड़ देते हैं, तो वो एकाधिक कहलाता है। यह जो शब्द है यह भी जो वैदिक गणित की एक जो टर्म है एकाधिक। तो यहां पर हमने वाम पक्ष में 31 गुणा 32 कर दिया, निखिल अंक 31 और उसका एकाधिक 32, तो वाम पक्ष हमारा हो गया 31 गुणा 32। यहां पर हमने लिख दिया 31 गुणा 32। अब हम बात करते हैं दक्षिण पक्ष की। दक्षिण पक्ष में हमने लिखा हुआ है जो इसका सूत्र है दक्षिण पक्ष का, दोनों चरम अंकों का गुणनफल हमें यहाँ पे करना है। तो दोनों चरम अंक हमने यहाँ लिखे हुए हैं 1/6 गुणा 5/6। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद में इसको सिंपली हमने आगे हल कर दिया। तो वाम पक्ष हमारे आ गया 992 और दक्षिण पक्ष में हमने गुणा किया तो 5/36। और लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को एक साथ यहाँ पर लिख देना है। तो लिखने के बाद हमारे पास आ गया आंसर 992 सही 5/36। तो इस तरह से एकाधिकन पूर्वेण विधि की सहायता से हम संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं यहां पर 2018 बोर्ड का, जो भी वैदिक गणित से संबंधित है। हल कीजिए। एक जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसको हमें वैदिक गणित की सहायता से हल करना है, और जो अज्ञात राशि है, जो चर है, उसका मान हमें यहां पर निकालना है। क्वेश्चन क्या है आपका, 1/x-3 प्लस 1/x-7 बराबर 1/x-1 प्लस 1/x-9। यह भी 1 नंबर का आपका प्रश्न है। तो इस तरह का जब प्रश्न आपको यहां पर आएगा, इसके सूत्र के लिए आपको यहां पर कुछ चीजें आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी।
पहली चीज आपको यहां पर अगर इस तरह से सवाल आपके सामने आता है तो आप यहां देख सकते हैं इस तरह के सवाल में दोनों पक्षों का जो प्रत्येक पद है उसमें अंश आपके यहां पर समान है। आप यहां देख सकते हैं जो अंश है वो आपका यहां पर समान है दोनों पक्षों का। अगर वाम पक्ष में देखें तो दोनों पदों का अंश जो आपका समान है, और दक्षिण पक्ष की अगर हम बात करें तो यहां भी जो अंश है आपका समान है। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज हमें देखनी है कि दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष के जो हर है उनका योग हमें यहां पर करके देखना है। अगर अंश समान है तो उसके बाद में हमें जो वाम पक्ष है और दक्षिण पक्ष है उनके हरों का योग यहां पर करके देखना है। तो यहां पर हमने देखो वाम पक्ष का जो हर है उनका योग किया तो आपके सामने यहां आया 2x - 10। ठीक है, अब बात करें दक्षिण पक्ष की, तो दक्षिण पक्ष के हरों का योग हमने किया तो यहां पर हमारे पास आ गया 2x - 10, वही योग दोनों का समान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार यहां पर जो योग हमारा दोनों पक्षों का आया है 2x - 10, इसको हमें 0 के बराबर कर देना है। यहां पर हमने 0 के बराबर कर दिया और 0 के बराबर करते हुए हमें x का मान यहां पर निकाल लेना है। तो यहां पर हमारे पास आ गया x बराबर 5। तो इस तरह के जो सवाल आप आए तो दो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, और उन चीजों को ध्यान रखते हुए आप चर राशि का मान आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। तो जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे हमें यहां पर हम हल करते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पर हमने 196 के अभाज्य गुणनखंड किए। यहां पर हमने 196 के अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणन करने के बाद में हमने इनको घातों के रूप में लिख दिया। 2 × 2 है तो 2 की घात 2 हमने लिख दी, और 7 × 7 है तो 7 की घात 2 हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है घातों का योगफल हमें लिखना है। तो सिंपली बिल्कुल आसान तरीके से जो घात है 2, 7 की घात 2 है और 2 की घात भी 2 है, तो 2 + 2 हमने यहाँ पर लिख दिया 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यह क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर का है। यहां पर हमें कोस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो कोण हमें दिए हुए हैं, एक 50 डिग्री और एक 40 डिग्री। अगर इन दोनों का हम योग करते हैं तो हमारा आता है 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो अगर आपने प्रश्नावली पढ़ी होगी तो यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो सूत्र है वो हमें यहाँ पर काम में लेने हैं। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन से सूत्र यहाँ पर हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इनमें क्या होता है, जैसे हम 90 के रूप में घटा करके लिखते हैं किसी संख्या को 90 के रूप में, तो वहां पर वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सूत्रों के अनुसार चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोस 90 माइनस जो थीटा है वो चेंज हो जाएगा हमारा साइन थीटा में। तो हमें जो कोस है उसको हमें किसी एक जो त्रिकोणमितीय जो फलन है उसको हमें चेंज कर लेना है। तो हमने यहाँ पर कोस जो 50 है डिग्री, तो हमने क्या किया 50 जो डिग्री है उसको हमने लिख दिया 90 - 40, 90 - 40। तो यहाँ पर 90 - 50 को हमने लिख दिया 90 - 40। तो अब हमारे यहाँ पर पूरा कोणों का जो त्रिकोणमितीय जो सूत्र है वो हमारा लग गया। कोस 90 - थीटा चेंज हो गया साइन थीटा में। यहाँ पर हमारे पास कोस 90 - 40 हमने लिख दिया साइन 40। थीटा जो हमारे पास है 40 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 40 डिग्री। और जो दूसरा त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारा कोसेक 40 डिग्री, उसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 1। अब 1 कैसे आया, यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो होता है 1। और ये 1 क्यों होता है, क्योंकि जो साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होते हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो किसी एक का मान अगर आप यहां पर रखते हैं साइन थीटा या कोसेक थीटा का, तो जब तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री बराबर हमारे पास आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो समान है साइन 40 डिग्री कोसेक 40 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सूत्र यहाँ पर लग गया और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह भी जो क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो प्रमेय उसी से संबंधित है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण से संबंधित है। तो इस तरह का जब भी आपको प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है। तो यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया
जो छड़ है उसको हमने BC भुजा के रूप में यहां बना दिया, और जो इस छड़ की जो परछाई है उसको हमने AB भुजा के रूप में बना दिया, और बिंदु A को और बिंदु C से मिला दिया। तो इस तरह से हमारे पास में एक जो समकोण त्रिभुज है वो ABC बन करके तैयार हो गया। अब हम बात करें यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, छड़ की लंबाई दी हुई है, और जो उसकी जो छाया है उसकी जो लंबाई है, उन दोनों का अनुपात यहां हमें दिया हुआ है। तो जब भी आपको अनुपात दिया होगा तो हमें क्या करना है, दोनों को x से गुणा करके, तो हमने क्या किया, एक को x से गुणा किया तो छड़ की जो लंबाई हमारे पास आ गई x इकाई, और इसी तरह से जो छाया है छड़ की उसकी लंबाई हमारे पास आ गई √3x। तो हमने छड़ की लंबाई मान ली और छड़ की जो छाया है उसकी लंबाई हमने यहां पर मान ली। अब हम बात करते हैं इस समकोण त्रिभुज है, इसमें जो छड़ है वो हमारी लंब है। समकोण त्रिभुज में जो लंब है आधार और कर्ण है, तो जो उसकी जो छाया है AB, ये हमारा समकोण त्रिभुज में आधार है, और AC जो है हमारा कर्ण है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया थीटा हमारा उन्नयन कोण है। अब थीटा ज्ञात मान लिया हमने, थीटा हमारा उन्नयन कोण है, तो हमें यहां जो थीटा है वो हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज और जो त्रिकोणमितीय जो फलन है उनमें जो संबंध है, उस संबंध को हमने लाल बटे कक्का के रूप में याद किया हुआ। आप सभी को मालूम होगा लाल बटे जो कक्का है हमारा एक सूत्र है, वो सबसे ज्यादा काम आने वाला सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो जो लाल बटे कक्का से हमने सूत्र को याद किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें लाल बटे जो कक्का है उसको किस तरह से यूज में लेना है वही हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमें समकोण त्रिभुज में लंब हमें दिया हुआ और आधार भी हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा, इन सबका जो सूत्र है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का आप सूत्र देख सकते हो, साइन थीटा ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो ऊपर से हमें नीचे की तरफ चलना है। तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी तरह कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, और इसी तरह टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। और अगर आप नीचे से पढ़ेंगे इसको तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, यहां पर दो भुजाएं हमें दी हुई हैं, तो जब भी आपको इस सूत्र का उपयोग करना है तो हमें दो भुजा देखनी है। अगर दो भुजा में से एक भुजा हमें दी हुई होगी और एक भुजा हमें ज्ञात करनी होगी, या दोनों भुजाएं हमें दी हुई होगी, तो उन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है किसका सूत्र है, साइन थीटा में है वो अनुपात, कोस थीटा में है या टेन थीटा में, वही हमें त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र यहां पर ले लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास लंब है x और जो आधार है √3x वो है। तो मेरे पास लंब है भुजा और आधार भुजा है, तो लंब और जो आधार है वो किस अनुपात में आ रहा है, आप यहां से देख सकते हैं टेन थीटा, लाल बटे जो कक्का सूत्र है उसमें आप देख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब भी हमारे पास है और आधार भी हमारे पास है। तो इस तरह से आपको जो त्रिकोणमिति जो अनुपात का सूत्र कौन सा हमें काम में लेना है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार और के का मतलब यहां पर कर्ण है। तो टेन थीटा बराबर हमने रख दिया, लंब का मान जो x है और जो आधार है √3x यहां पर हमने रख दिया। तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया टेन थीटा बराबर 1/√3। अब हमने देखा जो 1/जो √3 है, टेन कितने डिग्री का मान हमारे पास में जो 1/√3 होता है। तो आपको जो सारणी याद है तो यहां पर हमें पता लगेगा जो थीटा बराबर जो 30 डिग्री है उसका मान होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो थीटा है वो आ गया 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया था वो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।